बारिश का मौसम है। दिल्ली में भी 2 दिन से खूब बारिश हो रही है, लेकिन देश की राजनीति गरमाई हुई है। इतनी ज्यादा गरमाई हुई है कि इसकी आंच 2024 तक अब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इस राजनीति का केंद्र बिंदु है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो आजकल दिल्ली के दौरे पर हैं और आज जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। यह आज की तस्वीर है उस मुलाकात की। और विपक्षी एकता को लेकर चाय पर चर्चा इन दोनों बड़ी नेत्रियों ने की। आपको याद होगा, जो भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, 2004 के चुनाव के पहले एनडीए को यानी वाजपेयी जी की सरकार को हराने के लिए उस वक्त सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी नेताओं के घर घर जाकर एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की थी। आज 2021 के वक्त में ऐसा लग रहा है कि 24 की तैयारी में ममता बनर्जी वही फॉर्मूले को अपना रही हैं। हर एक के घर जाकर हर एक नेता से मिल रही हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखता है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि ममता की इस चर्चा का एम फैक्टर क्या है, लेकिन पहले देखिए कि सोनिया से ममता की मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। दो 2014 में मोदी की चाय चुनाव के केंद्र में थी और 2024 से पहले ही सोनिया के साथ ममता की चाय पर चर्चा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये मुलाकात विपक्ष के एकता के उस सपने को आकार देने के लिए है जो दिखता तो हर बार है, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही धराशायी हो जाता है। लेकिन दीदी इस बार इतिहास को बदलने की कोशिश में है। इसीलिए जब वो मुलाकात के बाद निकली तो चेहरे का कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ इशारा कर रही थी। And also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out. वैसे दीदी की सोनिया से मुलाकात के पहले ग्राउंड तैयार हो चुका था। पहले प्रशांत किशोर का राहुल प्रियंका से मिलना, फिर मंगलवार को कमलनाथ और आनंद शर्मा की ममता से मुलाकात ये इशारा कर रही थी कि 2024 के ममता मॉडल में कांग्रेस की दिलचस्पी भी उतनी ही है जितनी ममता की। यही वजह है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है। सवाल ये है कि आखिर ममता अभी से गठबंधन बनाने के लिए जोर क्यों लगा रही हैं? क्या ममता मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है? तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो ममता बनर्जी ने यह सवाल टालते हुए जवाब दिया कि वो कोई ज्योतिष नहीं है, यह हालात पर निर्भर करेगा और वह खुद को नहीं, देश की जनता को चेहरे के तौर पर देखना चाहती हैं। हालांकि दीदी ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दलों में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। मीडिया से बातचीत में ममता ने यूपी के आने वाले चुनाव में एक्टिव रोल निभाने की बात भी कही। ममता बोली कि वो बनारस, मथुरा, वृंदावन भी जाएंगी क्योंकि ये उनका देश है। ऐसा लग रहा है कि 2014 के मोदी मॉडल पर अब ममता बंगाल से निकलकर पूरे देश में जाने की तैयारी में है। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। हालांकि विपक्षी एकता में केजरीवाल की पार्टी की भूमिका पर सवाल है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आप कांग्रेस के लिए ही चुनौती बनी हुई है। बंगाल में बीजेपी को पटखनी देकर ममता बनर्जी अब दिल्ली में विपक्षी राजनीति की धुरी बनने की कोशिश में हैं। तभी तो वो नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू जैसे रीजनल छत्रपों के साथ रिश्तों की दुहाई दे रही हैं, जिन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ तक कि सीपीएम जैसी धुर विरोधी पार्टी का साथ लेने में भी उन्हें अब गुरेज नहीं है।
16 अगस्त से ममता पूरे देश में खेला होवे दिवस मनाने जा रही हैं। बंगाल चुनाव में एक पैर से फुटबॉल खेलकर उन्होंने बीजेपी को पछाड़ दिया। खेला होवे, जेता होवे, ओटा तुम्हारी। और बंगाल की कैप्टन बन गई। लेकिन दिल्ली की सियासत में बंगाल का खेला आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कैप्टन के कई दावेदार हैं और सबके अपने अपने खेल। दिल्ली से संवाददाता जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो अब आप सब जानना चाहते होंगे कि ममता में एम फैक्टर क्या है। एम से ममता, एम से मोदी, एम से मेजॉरिटी। ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब 2024 का अपना टारगेट सेट कर दिया है और इसके लिए रणनीति बहुत स्पष्ट अब जो साफ नजर आती है वो ये है कि 375 उन सीटों को टारगेट करने की है जहां बीजेपी से विपक्ष की सीधी लड़ाई है। सूत्रों के मुताबिक ममता का जो फॉर्मूला है उसमें जो जहां मजबूत है वो दल वहां से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। वो राज्य जहां सीधे कांग्रेस की बीजेपी से टक्कर है, उन राज्यों में ममता का फॉर्मूला कांग्रेस को वॉकओवर देने का है। यानी जो छोटी पार्टियां हैं इन राज्यों में उम्मीदवार उतारना चाहती हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। ऐसी करीब 200 सीटें हिंदुस्तान में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? इन राज्यों में मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, असम की 14 लोकसभा सीट, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट, उत्तराखंड में 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें और गोवा में 2 सीटें। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे मुकाबला हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट और केंद्र शासित सीटें मिला ले तो ये आंकड़ा करीब 200 सीटों का होता है। यानी इन इलाकों में छोटी पार्टियां चुनाव न लड़े और सीधे कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी से आमने सामने की टक्कर लड़े, फेस ऑफ करे। ममता के फॉर्मूले का अगला टारगेट वो राज्य हैं जहां कई दल हैं और कई दलों की अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, झारखंड की 14 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटें हैं। ये वो इलाके हैं जहां विपक्ष बिखरा हुआ है और ममता उसे एक कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक खास बात यह है कि ममता उन राज्यों को टारगेट नहीं कर रही हैं जहां विपक्ष का एक होना मुश्किल है। इसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटें भी हैं, जिस यूपी में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं फरवरी के महीने में। ओडिशा की 21 सीटें भी इन्हीं राज्यों में से एक हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें भी ऐसे राज्यों में गिनी जाएंगी और तेलंगाना की 17 सीटें भी इन्हीं तरह की गिनती में शामिल हैं। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी का कोई दबदबा नहीं है, इसीलिए ममता के एजेंडे में वो राज्य भी शामिल नहीं है। वहां जो पार्टियां जिसके सामने लड़ती हैं वो लड़ती रहें, क्योंकि बीजेपी वहां पर शून्य के लगभग मान के चल रही है। यानी अभी 2024 में 3 साल की दूरी है, लेकिन ममता अभी से उसकी तैयारी और रणनीति में जुट चुकी है ताकि बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को तीसरी जीत से रोका जा सके। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। একটা নিউজপেপারে রিপোর্ট উঠেছিল बंगाल का खेला संसद तक पहुंच गया है। संसद में गूंज रहा है खेला होबे का नारा। माननीय मंत्री जी, तो क्या ये दीदी के दिल्ली दौरे का असर है? ममता बनर्जी ने दिल्ली आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब बीजेपी का खेला होगा। संसद में लगे खेला होबे के नारे क्या इसका ऐलान है? একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে পারব। दीदी का मंसूबा बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक करने का है।
एक तरफ विपक्षी एकता की बात है तो दूसरी तरफ जब सारी विपक्षी पार्टियां जासूसी कांड पर एका दिखाने के लिए एक साथ आईं, तो दीदी की पार्टी उस कार्यक्रम से गायब रही। And everybody unitedly here. Mamta ji asked everybody. पूरा अपोजिशन यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर और फार्मर्स एक्ट के ऊपर हम एक साथ रहेंगे। बंगाल विजय के बाद ममता का जोश हाई है और अब उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। ममता जब से दिल्ली में उतरी हैं, तब से विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं और उनकी रणनीति के केंद्र में है एम यानी मोदी फैक्टर। 2024 में मोदी को मात देने के लिए उनका चक्रव्यूह। बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है। शरद पवार और कांग्रेस को साधने के काम में ममता ने अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लगाया। पीके ने पहले शरद पवार से मुलाकात की और फिर राहुल प्रियंका से। दरअसल राहुल प्रियंका ही विपक्षी एकता की राह में रोड़ा हो सकते हैं। राहुल प्रियंका से प्रशांत किशोर की बात को ही आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी के साथ ममता की आज की मुलाकात हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।